हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में से एक माना जाता है। लेकिन डॉल वुमेन स्पाई नाम से मशहूर एक केस के पीछे का असली सच FBI आज तक पता नहीं लगा पाई। ये बात है 1942 की यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की। दरअसल अमेरिका के पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास अर्जेंटीना के पते पर भेजा गया एक लेटर वापस आता है। वजह थी उस लेटर पर दिया गया पता अब मौजूद ही नहीं था। ये लेटर डॉल बिजनेस यानी गुड़ियों का कारोबार करने वालों के बीच बातचीत जैसा लग रहा था। कुछ दिन बाद एक और लेटर वापस आता है। उसमें लिखी जानकारी भी डॉल बिजनेस के बारे में थी। इस तरह कुछ दिनों में 5 लेटर्स वापस आ जाते हैं। इन लेटर्स में एक तरह की बातें थी, लेकिन इन्हें अलग अलग लोगों ने भेजा था। अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को ये लेटर्स थोड़े सस्पिशियस लगे, तो डिपार्टमेंट ने इन्हें FBI को सौंप दिया। FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन लेटर्स के जरिए अमेरिकन आर्मी की इंफॉर्मेशन जापान को भेजी जा रही थी और भेजने वाली एक अमेरिकन सिटीजन ही थी जिनका नाम था वेल्वेली डिकिंसन। हिस्ट्री में वेल्वेली डिकिंसन डॉल वुमेन स्पाई के नाम से मशहूर है, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन होते हुए भी जासूस क्यों बनी? वेल्वेली ने शुरुआत में कई जगह नौकरी की। एक बैंक में क्लर्क के तौर पर भी काम किया। उनकी 2 शादियां हुई और दोनों बार डिवोर्स हो गया। उनकी तीसरी शादी हुई ली टेलर डिकिंसन से, जिसके बाद वो वेल्वेली डिकिंसन के नाम से जानी गई। वेल्वेली के हस्बैंड ली डिकिंसन एक ब्रोकर थे। सैन फ्रांसिस्को में ली की एक ब्रोकरेज फर्म थी। अपने हस्बैंड की इसी फर्म में 1928 से 1935 के बीच उन्होंने भी काम किया। इस फर्म के कई जापानीज क्लाइंट थे। जापानीज क्लाइंट को डील करते हुए वेल्वेली और उनके हस्बैंड सैन फ्रांसिस्को जापान अमेरिकन सोसाइटी से कनेक्ट हुए और इस सोसाइटी का हिस्सा बन गए। इस सोसाइटी का मकसद था जापान और अमेरिका के लोगों के बीच बेहतर रिश्ते बनाना। कहा जाता है शायद यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल वेल्वेली और उनके हस्बैंड की ब्रोकरेज फर्म से जुड़ी कई इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी सामने आई। दोनों हस्बैंड वाइफ पर पैसों की धोखेबाजी का इल्जाम लगा। इसी धोखे की वजह से उन्हें सोसाइटी से भी निकाल दिया गया। इस सिचुएशन में उनकी हेल्प की एक जापानीज डिप्लोमेट ने। उसने न सिर्फ डिकिंसन की बची हुई पेमेंट करवाई बल्कि उन्हें फिर से सोसाइटी की मेंबरशिप भी दिलवा दी। इसके बाद डिकिंसन का जापानीज एम्बेसी में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जापान की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जापान की नेवी से जुड़े लोग उनके घर पर आने लगे। डिकिंसन भी कई बार पब्लिक फंक्शंस में जापानी ड्रेस पहनी नजर आती थी। इस बीच 1937 में वेल्वेली और उनके हस्बैंड न्यूयॉर्क सेटल हो गए। शुरुआत में उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गुड़िया बेचने का काम किया। 1 साल बाद 1938 में घर से ही खुद का डॉल बिजनेस भी शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी दुकान भी ले ली। वेल्वेली के हस्बैंड ली डिकिंसन इस दुकान में अकाउंट संभालने का काम करते थे। 29 मार्च 1943 को यानी पूछताछ के दौरान ही ली डिकिंसन की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। FBI ने जब डिकिंसन की एक्टिविटीज ट्रेस की तो कई बातें सामने आई। पता चला कि डिकिंसन का खर्चा ज्यादा था जबकि दुकान से होने वाली आमदनी कम थी। वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स यानी ऑडियो रिकॉर्ड्स खरीदने में खर्च करती थी। बाद में FBI को उनके स्टाफ ने यह भी बताया कि वो डिकिंसन की इस आदत से परेशान थे क्योंकि वो हर दिन ऑडियो रिकॉर्ड्स खरीदती और फिर पसंद न आने पर अपने स्टाफ से वापस भी करवा देती। हर दिन ऐसा करने की इस आदत से उनका स्टाफ तंग आ गया था। अब डिकिंसन को वाकई ऑडियो रिकॉर्ड्स का शौक था या शायद ये भी जासूसी करने का कोई तरीका था, इस पर कहीं ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि 1941 में अपना खर्चा पूरा करने के लिए उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया। कुछ जानकार कहते हैं कि शायद इसी कर्ज की वजह से उन्हें जासूसी करनी पड़ी, जबकि कुछ का कहना है कि कर्ज लेना तो एक बहाना था ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक जासूस हैं और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जापानी आदमी अक्सर उनकी दुकान में आता था। 26 नवंबर 1941 को यही आदमी उनकी दुकान में फिर से आया और उसने एक छोटा सा बंडल वेल्वेली को देते हुए कहा कि शायद मैं फिर यहाँ कभी नहीं आ सकूंगा। वेल्वेली ने पूछा कि क्या हम फिर मिल सकते हैं, शायद होनोलुलु। जापानीज आदमी ने नाराज होते हुए कहा नहीं नहीं, होनोलुलु नहीं। कहा जाता है कि आदमी जापान का एक नेवी जनरल था और शायद इसी इंसान के जरिए वो खुफिया जानकारी जापान को देती थी। अब सवाल ये कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करती थी, तो इसके लिए वो उन जगहों पर घूमने जाती जहां अमेरिकन आर्मी की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकती थी। जैसे 1942 में वेल्वेली और उनके हस्बैंड ने अमेरिका के वेस्ट कोस्टल एरियाज में काफ़ी ट्रैवल किया, जैसे पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और बाकी कोस्टल सिटीज़। ये सभी जगहें नेवल एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। यहाँ अमेरिकन नेवी अपने कई काम करती थी।
वेलवेली और उनके हस्बैंड इन जगहों पर जाते, वहाँ के लोकल से बातचीत करते, उन इलाकों में हो रही यूएस नेवी की एक्टिविटीज़ नोट करते और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके भेज देते। इन इलाकों में अपने विजिट्स के दौरान वो होटल्स में जाकर रुकते ताकि किसी को शक ना हो और सबको नॉर्मल लगे कि ये लोग यहाँ घूमने आए हैं या किसी काम से आए हैं। सभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को होटल जाकर वहाँ की टाइपराइटर से कोडेड लेटर्स में टाइप करती और अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस एरीज के एक पते पर भेज देती। अब अर्जेंटीना इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये देश फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गया था, यानी दुनिया भर के जासूस यहाँ मिलते थे। इसकी कई वजहें थी, जैसे एक तो अर्जेंटीना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी के भी साइड नहीं था, इसलिए यहाँ स्ट्रिक्ट सर्विलेंस नहीं था, यानी ज़्यादा पूछताछ से बचा जा सकता था। ऐसे में कई देशों के जासूसों के लिए यहाँ अपना नेटवर्क बनाना ज़्यादा आसान था। खासकर एक्सिस पावर यानी जर्मनी और जापान के जासूसों के लिए यहाँ रहकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे आगे भेज देना आसान था। दूसरा, यहाँ यूरोपियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी और आसानी से जासूसी का काम किया जा सकता था। अब सवाल ये कि ये कैसे पता चला कि वो जापान को अमेरिका की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेज रही थी। दरअसल वेलवेली डिकिंसन कोडेड लेटर्स के जरिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तरह भेजती थी जैसे डॉल्स या एंटीक चीज़ों के बिजनेस के बारे में बात हो रही हो। किसी को उन पर शक ना हो, इसके लिए वो लेटर भेजने वाले का नाम और एड्रेस गलत डाल देती। अब पहली नज़र में तो ये लेटर्स एंटीक चीज़ों का बिजनेस लगता, इसलिए काफ़ी वक्त तक किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन गलती से उनके 5 लेटर्स जब अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वापस आए तो इस पर ध्यान गया कि इन सभी लेटर्स पर फॉरेन डेस्टिनेशन था, यानी सारे देश से बाहर भेजे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई में शामिल सभी देश वैसे भी थोड़े अलर्ट थे, इसीलिए जब डिपार्टमेंट ने इन्हें पढ़ा तो उन्हें इसमें लिखी गई बातें थोड़ी सस्पिशियस लगी। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने इन लेटर्स को FBI के पास भेज दिया। अब लेटर्स पर सेंडर्स का जो नाम और एड्रेस था उन सभी से पूछताछ की गई। उन लोगों के लिए भी ये हैरानी की बात थी क्योंकि साइन और पता तो उनका था, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह के लेटर्स लिखे नहीं थे। पूछताछ में एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आई कि इन सब के बीच डिकिंसन का नाम कॉमन था। इन लोगों ने कभी ना कभी डिकिंसन से एंटीक डॉल्स खरीदी थी। 2 लोगों ने तो ये भी बताया कि वेलवेली के साथ पेमेंट और प्राइस को लेकर उनकी बहस भी हुई थी। थोड़ी और मेहनत के बाद FBI को पता चला कि लेटर लिखने का तरीका किसी एक ही इंसान का है, यानी वो लेटर्स अलग अलग नाम से ज़रूर भेजे गए हैं लेकिन उन्हें लिखा किसी एक ही शख्स ने है। ये भी सामने आया कि इन लेटर्स को पोस्ट उन्हीं लोकेशन से किया गया था जहां डिकिंसन और उनके हस्बैंड जाकर रुके थे। अब बारी थी कि इन लेटर्स में लिखी इन्फॉर्मेशन को समझने की। FBI क्रिप्टोग्राफर्स ने बताया कि ये लेटर्स ओपन कोड में लिखे गए थे, यानी इनका कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन इनमें लिखी बातें वही शख्स आसानी से समझ सकता था जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो। इन लेटर्स में अमेरिकन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, खासकर अमेरिकन नेवी के बारे में, जैसे नेवी की लोकेशंस कहाँ हैं, कितनी वॉरशिप्स की रिपेयर हो गई हैं, इस वक्त नेवी की कंडीशन कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कोडेड लेटर को FBI ने डिकोड किया। अब वेलवेली ने लिखा था, मुझे अभी अभी एक सियामीज टेम्पल डांसर मिली जो डैमेज हो गई थी, बीच में से थोड़ी फट गई थी, लेकिन अब इसको रिपेयर कर दिया गया है और मुझे ये बहुत पसंद आई। मुझे इस सियामीज डांसर के लिए कोई दूसरी गुड़िया नहीं मिल पाई, इसलिए मैं एक ऑर्डिनरी डॉल को सजाकर दूसरी सियामीज गुड़िया बना रही हूँ। अब पहली नज़र में ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन लगेगी, लेकिन इसका डिकोडेड वर्जन कुछ और था। जैसे मुझे अभी अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के बारे में जानकारी मिली है, ये डैमेज हो गया था, बीच में टॉर्पेडो से टकरा गया था, लेकिन अब इसको रिपेयर कर दिया गया है। अब एक और लेटर में उन्होंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था, जैसे वंडरफुल डॉल हॉस्पिटल, 3 ओल्ड इंग्लिश डॉल्स फॉर रिपेयर्स, फिश नेट, इस तरह के शब्दों में बातचीत की गई थी। लेकिन FBI क्रिप्टोग्राफर ने डीकोड करते हुए बताया कि शायद 3 ओल्ड इंग्लिश डॉल्स का मतलब था 3 वॉरशिप्स, डॉल हॉस्पिटल का मतलब था शिपयार्ड यानी जहाँ वॉरशिप रिपेयर की जाती हैं, और फिश नेट से मतलब था वो सबमरीन जो अमेरिकन पोर्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ खड़ी थी। डिकिंसन की एक्टिविटीज़ को ट्रेस करते हुए फाइनली FBI ने उन्हें 21 जनवरी 1944 को बैंक लॉकर से पैसे निकालते हुए पकड़ा। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया उस वक्त उनके सेफ डिपॉजिट में $13,000 थे और उनकी उम्र थी 50 साल। पहले उन्होंने कहा कि ये पैसा उनके इंश्योरेंस और दुकान से होने वाली कमाई का है, फिर कहा कि ये पैसा उनके हस्बैंड का है। हस्बैंड की मौत के बाद उनके बेड के नीचे से मिला था, जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था। लेकिन जब FBI ने इस मनी को ट्रेस किया तो पता चला कि किसी जापानी सोर्स से ये पैसा आया था। अरेस्ट करने पर उनके ऊपर जासूसी करने का, 1917 के अमेरिकन रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन और सेंसरशिप कानून का उल्लंघन करने का इल्ज़ाम लगा।
उस वक्त उन्हें पूरी तरह से गिल्टी नहीं पाया गया और $25,000 के जुर्माने के साथ बेल मिल गई। केस तो चल रहा था, लेकिन यूएस अटॉर्नी और डिकिंसन के अटॉर्नी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, यानी एफबीआई और डिकिंसन के बीच तय हुआ कि अब वो अमेरिका के लिए जापान की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगी और बदले में एफबीआई ने उनके ऊपर से जासूसी का इल्जाम हटा लिया। उन्हें सिर्फ सेंसरशिप कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी करार दिया गया, इसलिए 10 साल की सजा हुई। करीब 6 साल बाद कुछ कंडीशंस के साथ 1951 में उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया गया। हालांकि ये कभी सामने नहीं आ सका कि अमेरिका की नेचुरल सिटीजन होने के बाद भी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के लिए जासूसी क्यों की थी। वही जापान जिस पर बाद में अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था। और ये भी नहीं पता चल सका कि सही मायनों में उन्होंने जासूसी की शुरुआत कब से की थी। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हम किस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।